नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पर, जहां पे हम विगत वर्षों में आए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ। और मैं हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण और शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को आपके समक्ष सॉल्व कर रही हूं और आपको ये बता रही हूं कि कैसे आगामी एग्जाम में आप इसकी सहायता से अपने प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, इन बातों को हम भी सीखते हैं। तो आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है 30 दिसंबर का आया हुआ 2021 का आया हुआ प्रश्न पत्र, जिसके दो पार्ट, पहले में जिसमें हम गद्यांश और पद्यांश के थ्रू आपके व्याकरण के अंश को देखते हैं और दूसरे पार्ट में जो 15 प्रश्न होते हैं भाषा के शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे आपके भाग 1, भाग प्रथम, जहाँ पे हम बात करेंगे व्याकरण, जो गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न पत्रों को लेके बनता है। सबसे पहले आपके समक्ष है जहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 9 तक गद्यांश के आधार पे प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। आइए पहले पर देखते हैं कि हमारे पास जो गद्यांश है उसमें क्या लेखक ने कहना चाहा है। चलिए, कछुआ, मगर और शार्क के समान गंगा की डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलचर है। जब भी किसी गद्यांश को हम पढ़ेंगे, मुख्य तथ्यों को तुरंत रेखांकित करते जाएंगे। ये हर बार मैं आपसे कहती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कछुआ, मगर और शार्क के समान, अब जिसकी बात की जा रही है वो कौन है? गंगा की डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलचर है। जलचर जो जल में रहने वाला प्राणी है, जलचर। अब जलचर अगर मान लीजिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया और आपसे पूछा गया कि जल में रहने वाला प्राणी को क्या कहते हैं, तो उसके लिए जलचर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम महत्वपूर्ण शब्दों के साथ रेखांकित करते जाएंगे, उनके अर्थ को समझते जाएंगे। यहाँ कछुआ, मगर और शार्क की बात नहीं की गई है, बल्कि कछुआ, मगर और शार्क के समान जो गंगा की डॉल्फिन है वो प्राचीन जलचर है। ये मुख्य बात है कि वह कछुआ भी अगर प्राचीन है, मगर है, मगरमच्छ, और शार्क उसके साथ डॉल्फिन भी क्या है? प्राचीन है। इसकी बात लेखक कह के बात अपनी शुरू करता है। अब कह रहे हैं कि औपचारिक रूप से इसकी खोज 1801 में हुई। औपचारिक का मतलब जब उसके बारे में सूचना जिस दिन मिली हो, जिस समय उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई हो या दी गई हो, उसको हम बोलते हैं वह समय जिस दिन ये मालूम चला। लेकिन इसके पहले वो प्राणी नहीं था, ये संभव नहीं है। प्राणी तो बहुत पहले था, लेकिन उसकी सूचना हमें कब प्राप्त हुई? 1801 में। तो हो सकता है यह प्रश्न की रूप में आपके सामने पूछा गया हो। तो हम फिर से उस पे अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे कि औपचारिक रूप से जब हम जान पाए इस बात को कि जो आपकी डॉल्फिन है वो गंगा में मिलती है, कब? वो 1801 की बात है, ईस्वी 1801 में। कह रहे हैं पहले यह दक्षिण एशिया, अब देखिए इसको भी हम रेखांकित करते रहेंगे कि कहां कहां पे, कि पहले यह दक्षिण एशिया विशेष रूप से भारतीय महाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी तथा बड़ी संख्या में पाई जाती थी। अब इस बात के कहने का तात्पर्य है कि पहले इनकी संख्या ज्यादा थी, पहले ये ज्यादा पाई जाती थी। कहां पे? भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े फलक में, बहुत बड़े क्षेत्र में इसका होना था। यह भारत में, बांग्लादेश, अब देखिए कहां कहां की बात, जिन देशों का नाम आ रहा है प्रश्न बन सकता है, तो रेखांकन करके नंबरिंग करते जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपने जलचर की बात की, अत्यंत प्राचीन जलचर है तो 1 डाल दीजिए। ये मुख्य बात पहली हो गई। फिर हमने देखा कि इसकी खोज 1801 में हुई थी, 1 में हुई थी, तो हमने उसको 2 कर दिया। ऐसे ही हम आगे की बढ़ते जाएंगे जिससे आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो रेखांकित करने के बाद। कह रहे हैं कि कई नदियों में, और कहाँ कहाँ की नदियों में? भारत, बांग्लादेश तथा नेपाल के कई नदियों में मिलती थी। किंतु, अब जब एक किंतु आ गया, जब इस वाक्य में इस किंतु का प्रयोग था, वो इस संभावना को दिखा रहा है कि पहले जो चीज थी वह अब नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? किंतु वर्तमान समय में पहले कहां थी? भारत, बांग्लादेश और नेपाल की कई नदियों में, लेकिन अब इसका होना कहां कहां पे है? केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली में शेष बची है। अर्थात और जो नदियां थी वहां से डॉल्फिन समाप्त हो गई हैं, प्रायः समाप्त ही हैं, ऐसी बात लेखक आपको बता दे। सूचना क्या है कि भारत, बांग्लादेश के अधिकतर नदियों में इसका होना था, लेकिन अब वो नहीं है। तो अगर प्रश्न बनता है कि कहां शेष बचे हैं डॉल्फिन, तो आपका उत्तर क्या होगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली। अगर प्रश्न बनता है कि पहले कहां मिलता था, तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल के अधिकतर नदियों में। ठीक है, आगे देखते हैं कि कभी कभी यह चंबल, मतलब कभी कभी का मतलब क्या होता है?
प्रायः नहीं, कभी ऐसा हो जाए कि वहां पे भी डॉल्फिन दिख जाए। करें, कभी कभी ये चंबल, घाघरा और सप्तकोशी नदियों में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे है नहीं, देखने को मिल जाती हैं, कहीं से आके पहुंच गई तो मिल जाती हैं, नहीं तो इनका होना वहां पे नहीं है। आगे चलिए, गद्यांश यहाँ पे समाप्त हो गया आपका कि इन जगहों पे मिल जाती है। अब 3-4 मुख्य बातें थी, हम देखते हैं कि 9 प्रश्न कहाँ से बने हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि गंगा की डॉल्फिन की खोज किस सन में हुई। खोज और आविष्कार 2 शब्द होते हैं। खोज किसकी होती है? जो चीज पहले से हो लेकिन उसके बारे में सूचना ना हो, उसे हम कहते हैं खोज। जब आप डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में जहाँ तक मनुष्य पहुँच नहीं पाया है, उनकी सूचनाएं दी जाती हैं कि यह भी है, यह भी, यह भी है, उसको हम खोज कहते हैं। आविष्कार क्या होते हैं? जिसका होना इस भूमि पे नहीं था, इस सार्वभौम पे नहीं था, लेकिन वो बनाया गया, तो उसको हम आविष्कार कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि गंगा की डॉल्फिन की खोज किस सन में हुई, तो क्या 1807, 1809, 1801 या 1810? मैंने आपसे कहा था हम मुख्य तथ्यों पे लगाएंगे, तो वहाँ पे 1801 कहा गया था कि इसके बारे में सूचना प्रथमतः हमको 1801 में मिली थी। तो चूंकि हमने सूचनाओं को पहले से ही अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें बार बार गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बार के प्रश्न आपके गद्यांश में ही समाहित होते हैं और हमें से वही उत्तर देना होता है। अपने तर्क या अपनी सूचनाओं के आधार पर किसी प्रश्न का उत्तर देना होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? 1801 आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में डॉल्फिन की खोज 1801 में हुई थी। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश की नदी में नहीं पाई जाती। अब 3 की बात की थी, कौन कौन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश। तो अब जब आपको 3 पता है कि 3 जगह नहीं पाई जाती है, जो चौथा नाम होगा वो अपना आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो देखते हैं क्या नाम एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। तो चूंकि आपको 3 चीजें सही रूप में पता थी, तो आपको आपका सही उत्तर मिल जाएगा कि कहाँ नहीं पाई जाती। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पाकिस्तान में नहीं मिलती है। वहाँ गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट लिखा था कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल में प्रायः हर नदी में मिलती थी, हर नदियों में पाई जाती थी, लेकिन बाद में कुछ ही नदियों में उनका होना रहा। तो हमारा उत्तर सही पाकिस्तान हो जाएगा, जहां नहीं मिलती है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 प्रश्न संख्या आपसे पूछा गया कि गंगा की डॉल्फिन भारत के कितने राज्यों की नदियों में पाई जाती है। अब अगर आपने वहां पे नंबरिंग डाली होगी, मैंने क्यों कहा था कि नंबर्स हम रखेंगे, और जब नंबर्स डालेंगे तो हमें पता रहेगा कि कहाँ पे कितने कितने संख्या, कितने अंकों की बात हुई थी। यहाँ पे 7, 8, 6, 10, तो क्या फिर से हम उसे काउंट करें या आपने काउंट, तो अब क्योंकि आपके सामने गद्यांश होता है तो आप उसको काउंट कर लेते हैं। तो कितने नदियों की बात है? अगर हम इसकी बात करें तो ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नदियों की बात की जा रही है। तो आपने अगर उसको पहले से किया होगा तो गद्यांश को पुनः लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संख्या क्या थी? वो 8, 6, 10 ना होके संख्या आपकी थी 7 नदियों की बात की कि यहाँ पे भी मिल जाती हैं कभी कभार, और 4 में तो वो पाई ही जाती है, इसकी बात लेखक कहता है। तो सही उत्तर आपका 7 की संख्या हो जाएगी, बाकी तीनों प्रश्न गलत हो जाएंगे। प्रश्न आपका था कि गंगा की डॉल्फिन भारत के कितने राज्यों की नदियों में, तो 7 की बात उन्होंने की, हमने 7 की संख्या यहाँ पे लिख दी। चौथा प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब प्रश्न असत्य और सत्य के बीच का होता, अगर यहाँ असत्य है लिखा होता तो एक ऐसा विकल्प होता जो गलत होता और 3 जो आपके होते वो सत्य होते। अब यहाँ पे सत्य है पूछा गया, इसका मतलब 3 विकल्प गलत है, असत्य है, एक सत्य वाला विकल्प है, आपको ढूंढना है। हमेशा प्रश्न को बहुत बारीकी से और सहजता से नहीं, सरलता से नहीं, बल्कि आपको सजग होकर पढ़ना है, जिससे प्रश्न का उत्तर गलत ना हो। तो पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं पहला कि डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी है, जलचर प्राणी है, इसकी बात पहले ही लेखक ने कहा था। तो ये बात तो सही लग रही है गद्यांश के अनुसार, लेकिन फिर भी हम समस्त विकल्पों को पढ़ेंगे, एक ही विकल्प पढ़ के छोड़ेंगे नहीं। दूसरा देखें कि डॉल्फिन बड़े बड़े झुंडों में रहती है। डॉल्फिन झुंड में नहीं रहती है, 1 से 2 या 3 की संख्या में रहती है। तो ये आपका प्रश्न गलत हो जाएगा।
क्योंकि गद्यांश में इसकी चर्चा भी नहीं हुई है। गद्यांश में मात्र क्या बात हुई है, नदियों की बात हुई है, जलीय जलचर प्राणी है इसकी बात हुई है, और कहाँ नहीं मिलता है इसकी बात हुई है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा है डॉल्फिन सतलुज नदी में पाई जाती है, ये भी सही नहीं है। फिर डॉल्फिन पूर्वी एशिया के बहुत संकुचित क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि गद्यांश में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अनुच्छेद जितना था उसमें मात्र इतनी इंफॉर्मेशन थी, इतनी सूचना थी कि कहाँ कहाँ मिलती है। तो हमारा सही उत्तर पहला, डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी है। लेकिन सजग इस बात से रहना है, पहला विकल्प अगर आपको सही भी लग रहा है फिर भी आपको चारों विकल्प पढ़ने हैं, पढ़ के छोड़ना नहीं है कि नहीं सत्य पूछा गया तो यही मात्र सत्य होगा। एक बार सारे प्रश्न के विकल्प को आप जरूर पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं सीधे अपने। 5वें प्रश्न में पूछा गया कि गंगा की डॉल्फिन कैसे पानी में पाई जाती है। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पानी की बात नहीं की, लेकिन आप जानते हैं कि नदियों की बात की गई, तो नदी की बात की गई तो जाहिर सी बात है गंगा की डॉल्फिन की बात की गई, नदी की बात की गई। नदी का पानी कैसा होता है, खारा तो नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ हम खारे वाले विकल्प पे नहीं जाएंगे, क्योंकि नदियों का पानी मीठा होता है हमें पता है। तो केवल खारे पानी वाला विकल्प गलत है। केवल ताजे पानी में, खारे तथा ताजे दोनों पानी में, केवल समुद्र में। तो जाहिर सी बात है गंगा की डॉल्फिन की बात की जा रही है, तो गंगा नदी है, समुद्र नहीं है, तो ये विकल्प हमारा सही नहीं होगा। खारा एवं ताजा भी सही नहीं होगा, जबकि केवल ताजे पानी की बात की जा रही है। जब बहाव वाली नदियां हैं वहां की बात, जो बहुत तेज बहाव वाली नदियां हैं उनकी बात की गई है। तो आपका सही उत्तर 5वें प्रश्न का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 6ठे प्रश्न को। बेटा यहाँ पे पद्यांश लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिए। गद्यांश है, पद्यांश की बात नहीं, गद्यांश। तो गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3 से अधिक, 3 से अधिक नहीं होती, 3 होती है, 2 से 3 होती है। अभी मैंने इसके पहले ही आपसे बात की थी कि झुंड की बात में कि 3 से अधिक इनकी संख्या नहीं होती है, ये 2 से 3 की संख्या में ही रहते हैं, झुंड में नहीं रहते हैं। 7वां प्रश्न है कि मादा डॉल्फिन अपने बच्चे के साथ विचरण करती हुई दिख जाती है, में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा प्रयोग होगा शब्द का? विचरण। चरण शब्द में वी उपसर्ग लगा है, ठीक है ना। तो विचरण शब्द जो होता है वो घूमने के अर्थ में होता है। विचर रहे थे, विचरण कर रहे थे, ये किसके लिए? तत्सम का शब्द है और एक घूमने के लिए होता है। तो देखते हैं क्या क्या विकल्प है आपके समक्ष। आराम, घूमते, क्रीड़ा, विश्राम। तो यहाँ पे विचरण का अर्थ हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, घूमते। विचरण शब्द है, बी उपसर्ग से बना हुआ है, तो इसमें आराम, क्रीड़ा, विश्राम शब्द सही नहीं है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घूमते हुए। तो यहाँ पे एक शब्द था, शब्द का अर्थ पूछा गया है व्याकरणिक रूप से। उसके बाद है आपका प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती थी, किंतु वर्तमान में, बेटा वर्तमान है, वर्तमान लिखा है, वह वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफुली में शेष बची हैं। इस वाक्य का क्या आशय है? वाक्य का भावार्थ पूछा गया। तो देखते हैं। डॉल्फिन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे वृद्धि की बात तो हो ही नहीं रही है। क्या कह रहे हैं कि शेष बचना, मतलब कम हो रहा है। तो देखते हैं दूसरा विकल्प क्या है। डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी आई है, डॉल्फिन की संख्या पहले जितनी ही है, डॉल्फिन की संख्या में बदलाव के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। गद्यांश के अनुसार शेष का मतलब गिरावट आई है, तेजी से गिरावट आई है इसकी संख्या में। तो सही उत्तर क्या होगा कि डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी आई है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, चलिए, विशेषण विशेष शब्द आया है। जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे आपको प्रश्न का शब्द जरूर देखिएगा। यहां लिखा है विशेषण विशेष्य, कभी कभी विशेष्य और विशेषण लिखा होगा, यहां पे लिखा है विशेष्य और विशेषण। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, विशेषण एवं विशेष एवं विशेषण।
यहाँ क्या लिखा है? विशेषण और विशेष्य। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि अगर विशेषण और विशेष्य लिखा है तो ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी उसी विशेषण, पहला विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। अगर विशेष्य विशेषण लिखा है तो पहला विशेष्य होगा फिर विशेषण। यहाँ पे ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी आप लोग इसका ध्यान देते नहीं है तो आपके प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो शब्द पहले होगा उसके मायने पहले लिखने होते हैं। शब्द युग में भी आप देखिएगा ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जहाँ पे अक्षर लिखा होता है और हम उसका सही उत्तर लिखते तो है, लेकिन पहले वाले का बाद में, बाद वाले का दूसरे में, तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। यहाँ प्रश्न क्या है कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। भारतीय महाद्वीप, अब विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएं। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो उदाहरण नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जो उदाहरण नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप, ये क्या है? विशेषण विशेष्य का शब्द है। छोटे छोटे झुंड, झुंड कैसे हैं? छोटे छोटे हैं, तो ये भी विशेष्य के साथ विशेषण। पानी कैसा है? ताजा है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो ये भी उत्तर नहीं है। तो डी में देखिए आप लिखा है गंगा नदी, ये क्या है? संज्ञा है। गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और नदी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा शब्द है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम पद्यांश। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपका प्रश्न 10 से 16 आपको उत्तर देना है। चलिए आते हैं हम कि कविता क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है। देखें कि पालने के सिरहाने गाई जाने वाली लोरियों से लेकर रेडियो से आने वाले समाचारों तक हर जगह छिपे हुए असत्य पर विजय पाना, चाहे वह असत्य हृदय में हो या किताबों में, यह शोरगुल भरी सड़कों पर कितना कल्पनातीत आनंद है ज्ञान में, यह जान लेने में कि समय के कदम अनिवार्य रूप से किधर बढ़ते रहेंगे और अब भविष्य में क्या आने वाला है। देखिए कविता में क्या है? समय की महत्ता बता रहा है कवि, और आपसे जो बात रखी गई है उसमें क्या है कि जो ये कदम है किसके? समय के कदम है। जब ये आगे बढ़ते रहते हैं तो ये आपके भविष्य की निश्चितता को बताते हैं। और इन सब के बीच में कह रहे हैं कि पालने के सिरहाने गाई जाने वाली लोरियों से लेकर रेडियो से आने वाले समाचारों तक, यहाँ पे जीवन का सबसे समय जो बेहतरीन होता है, सबसे जो सुंदर समय होता है, वो आपके बचपन का समय होता है। तो कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो पालने के सिरहाने पे माँ के द्वारा सुनी हुई लोरी का समय हो, या फिर रेडियो या समाचार पत्रों से बताए गई इस जीवन के आपाधापी या इस जीवन के दुश्चिंताओं के जो प्रश्न हैं, जो सूचनाएं हैं, या वो हों, या माँ के सिरहाने बैठने के बाद सुनाई गई लोरी हो, करें कि हर जगह, चाहे वो कोई भी हो जगह है जहां पे असत्य पर विजय पाना हो। असत्य पर हर व्यक्ति सत्य को चाहता है, अपने सत्य को दूसरों के असत्य के सामने सत्य करके। तो उसी उहापोह की बात कर रहे हैं कि हर जगह जो असत्य पर विजय पाने की चाह है, और वह असत्यता सिर्फ लोगों में नहीं है, वो लोगों के हृदयों में है। किताबों में भी झूठी सूचनाओं का जो संग्रहण है, वो कहीं भी असत्य हो, या फिर इस दुनिया में, इस रोजमर्रा की जिंदगी में शोरगुल भरी सड़कों पर कितना कल्पनातीत आनंद है ज्ञान में। जो जीवन की झूठी बेमानी चीज़ें हैं, जिनकी असत्यता से हम भ्रमित होकर उसके माया जाल में अटके होते हैं, उनसे दूर जब हम ज्ञान के द्वार पे होते हैं या ज्ञान के द्वारा सत्य असत्य के भेद को समझ आते हैं, तो कभी कहता है कल्पना से भी ज्यादा अच्छा, कल्पनातीत, कल्पना के भी, जहां तक कल्पना भी ना पहुंच सके, कह रहे हैं ज्ञान तक होना, ज्ञान के आनंद में होना कल्पना से भी परे है। अतीत का मतलब जो बीत चुका हो, तो जब अतीत है जो उससे भी परे है, उससे भी आगे है, कल्पना से भी आगे है, उतना आनंद देने वाला है ज्ञान में होना। कह रहे हैं यह जान लेने में, और जब हम यह जान लेते हैं
जब हमें इस बात का भान हो जाए, ज्ञान हो जाए कि समय के कदम, जो समय है जो कभी रुकता नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकता है। समय अपनी गति से, सूर्य का निकलना, रात्रि का होना, पुनः सूर्य का निकलना, फिर रात्रि का होना, यह समय की वह सजगता है, वह सटीकता है कि वो कभी भी अपने समय से एक पल भी इधर उधर नहीं होता है। तो समय अपनी गति से चल रहा है, और जिस दिन हम ये जान लेते हैं कि जो समय की गति है, जो समय का पहिया है, जो समय है, वो अपने गति के साथ अनिवार्य रूप से हमको चलने पर विवश करती है। हम चले न चले, समय अपनी गति को नहीं रोकता है। कह रहे हैं कि तब हम इस बात को समझ जाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। अब इस कविता में आपके लिए भाव छुपा हुआ है। अगर आप इस समय मेहनत कर रहे हैं तो अगस्त में होने वाली परीक्षा आपके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली है, क्योंकि समय का जो पहिया है, जो कदम है, वो चल रहे हैं, और अगर आप उसके साथ चलते हुए मेहनत कर रहे हैं तो अगस्त में होने वाली परीक्षा से सफल न हो ये संभव ही नहीं है। तो कवि का भाव वही है कि समय अगर चल रहा है तो हमें समय के साथ समय को जान के चलने में ही भलाई है। ये कविता का मूल भाव है। अब हम देखते हैं कि इस कविता से प्रश्न कौन कौन से बने हैं, उन प्रश्नों का उत्तर क्या क्या होगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष जो है वो है कि कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है, पहला आपका जो विकल्प है वो है आनंद। क्या है? आनंद। दूसरा है ज्ञान, तीसरा है लोरियां, और चौथा है समय। अब कवि ने जो भाव रखे हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया कि कवि किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। उस समय के ज्ञान के आनंद को जो कल्पनातीत है, तो क्या हो गया, वो ना आनंद की बात कर रहे हैं, न ज्ञान की बात कर रहे हैं, न लोरियों की। वो समय की महत्ता बता रहे हैं कविता में कि समय अपने समय के प्रति, अपने चलने के प्रति इतना सजग है कि एक क्षण के 16वें सेकंड में भी रुकता नहीं है, वो अपने समय से गति से चलता रहता है। तो कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है समय। दूसरा प्रश्न क्या है कि झूठ कहां कहां तक फैला है। तो यहां देखिए, पहला ऑप्शन गीतों आनंद में, पुस्तकों गीतों में, भविष्य में, और आपको लिखा है पुस्तकों में। देखो बच्चों, यहाँ पे विकल्प थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ, हृदयों और पुस्तकों में, ये आपका सही ऑप्शन होगा, मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए कि झूठ कहाँ कहाँ फैला है, असत्य कहाँ कहाँ फैला है। तो उन्होंने कहा था चाहे हृदयों में हो, चाहे किताबों में हो। तो आपका ये तीनों विकल्प गलत है। आपका सही उत्तर है कि कवि जिस झूठ की बात कर रहा है वो हृदयों में, मतलब लोगों के मन में झूठ हो या किताबों में लिखा हुआ झूठ हो, वो हर तरफ फैला हुआ है। तो सही उत्तर आपका 11वें का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पनातीत से क्या तात्पर्य है। जो वाक्यांश के लिए शब्द है आपका कल्पनातीत, उसका वाक्य पूछा गया है, कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि अतीत की कल्पना काल्पनिकता से पूर्ण और कल्पना से परे। अब इसमें से सही उत्तर क्या होगा? अतीत की कल्पना बिल्कुल नहीं, कल्पनातीत जो कल्पना से भी दूर हो, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। काल्पनिकता मतलब जब हम किसी कल्पना के लोक को बनाते हैं, जो हमारे तरह से हमारा अपना स्केचिंग होता है, हमारी जो कल्पना होती है वो हमारी सोच होती है, तो काल्पनिकता होती है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। कल्पना से पूर्ण, ये भी उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर क्या है? कल्पना से परे, जिसके बारे में हम सोच भी न बना सकें। तो कल्पनातीत का तात्पर्य है डी वाला ऑप्शन, कल्पना से परे होना। तीसरा प्रश्न है कि कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से क्या होता है। विकल्प हैं समय और भविष्य का बोध होता है, बी है समय और भविष्य का बोध नहीं होता, सी है कल्पना परक आनंद मिलता है, और डी है शोरगुल कम हो जाता है। सही उत्तर क्या है आपसे ये पूछा गया है, कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से। तो कवि ने क्या कहा था? जब ज्ञान का आनंद मिले और सत्य की वास्तविकता हो जाए तो भविष्य आपका क्या होता है? सामने दिखने लगता है।
आप अगर पढ़ रहे हैं तो भविष्य आपके सामने दिख रहा है कि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सके हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कविता सत्य और ज्ञान से समय भविष्य के बोध को न होने की बात नहीं, शोरगुल की बात नहीं, बोध बता रहे हैं समय और भविष्य का। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही विकल्प ए कि कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से समय और भविष्य का बोध हो जाता है। अगला प्रश्न है 14वां समास। इसमें प्रत्यय का प्रश्न आ गया। आप देखिए प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। शब्द आया है समय, तो अब समय में इन्होंने कहा कि समय में इक प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा। तो समय में हमें क्या जोड़ना है? इक प्रत्यय। आप जानते हो यहाँ पे य है, ये ई है, तो ये मात्रा के रूप में किसमें लग जाएगी? य के साथ। तो क्या हो जाएगा? सामयिक। ये जो ई है वो य के साथ लग जाएगी, मात्रा है, व्यंजन पे आएगी तो वो मात्रा के रूप में। ई जो स्वर है वो मात्रा ही तो है, और मात्रा क्या है? ह्रस्व की, ह्रस्व ई की। तो शब्द बन गया सामयिक। आपने पहले बना लिया, खुद से लिख लिया, फिर विकल्प पे देंगे तो सामयिक लिखा है, समयिक लिखा है, समयिक, उसमें से सामयिक शब्द सही हो जाएगा। आपको तुरंत प्रश्न देखना है, स्वयं लिखना है। जैसे ही लिखोगे आप संयोग कराओगे, संधि न होके संयोग कराओगे तो संयोग के द्वारा आपका वो प्रत्यय का शब्द बन जाएगा। समय में एक प्रत्यय लगा तो सामयिक शब्द बन गया। तो आपका सही विकल्प डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आ गया आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न पहला प्रत्यय से बना, उसके पहले अर्थ पूछा गया, उसके बाद जो आपकी कविता का बोध था उससे पूछा गया। अब प्रश्न बन गया है आपका उपसर्ग का। और उपसर्ग क्या करता है? हर शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, पूर्ण रूप से उसके विलोम बना देता है, या फिर उसके अर्थ को और उत्कर्षित कर देता है। इस तरह से क्या कर रहा है उपसर्ग? उस शब्द के रूप में बदलाव, परिवर्तन करता है। अब देखते हैं किसमें प्रयोग हुआ है। आपको वो शब्द ढूंढना है। अनिवार्य शब्द में है? बिल्कुल नहीं, शब्द रूप है ये मूल। कल्पनातीत, इसमें दो शब्द हैं, कल्पना और अतीत, तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अब शब्द है भविष्य और असत्य, तो भविष्य में भी नहीं है, यहाँ पे असत्य शब्द है। सत्य मूल है, मूल शब्द, इसमें अ लगा के इसका विलोम शब्द बनाया गया। तो आप कहेंगे कि आपका सही उत्तर क्या है? अधन सत्य। असत्य से बनके सत्य शब्द का विलोम शब्द बनाया गया, अर्थ पूर्णतः परिवर्तित। तो हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा कि असत्य शब्द में उपसर्ग लगाया गया है। और अगर पूछा गया होता है कौन सा उपसर्ग, तो अ उपसर्ग उसमें लगा हुआ है, आप उसका उत्तर देते। ये हमारा था 30 दिसंबर 2021 को आए हुए प्रश्न पत्र का, जिसके व्याकरण को आपको हमने बताया। और आपने देखा व्याकरण के जो प्रश्न थे वो बहुत ही सरलतम रूप में, भावार्थ पूछा गया, शब्द का अर्थ पूछा गया, प्रत्यय पूछा गया, उपसर्ग पूछा गया। और जो गद्यांश के प्रश्न थे वो पूर्णतः गद्यांश पे ही थे। कभी कभी क्या होता है, कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ लोकोक्तियां होती हैं, कुछ संधि के शब्द होते हैं, कुछ रस पूछ लिया, कहीं अलंकार पूछ लिया। तो हमें व्याकरण के उन हर पहलुओं को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, जिससे कि गद्यांश या पद्यांश कोई भी हो उसका हम सहज होकर उत्तर दे पाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, क्योंकि मात्र पढ़ना ही एकमात्र जो आपका विकल्प है सफलता का। तो आपको करना है पढ़ाई, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके उस पढ़ने के उद्देश्य में, आपके साथ लगातार आपको सही और बेहतरीन तरीके से कैसे पाठ्य सामग्री दी जाए और आप अपने अध्यापक बनने का सपना पूरा कर सकें। तो हमारे गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो सुझाव हो कमेंट बॉक्स में डालिए, और साथ ही साथ आप अपने लिए क्या और चाहते हैं इसके बारे में सूचित कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, आभार, नमस्कार।